अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज आप लोगों के सामने 3-4 अहम खबरें रखेंगे जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसमें सबसे पहले खबर जो है, इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। कुछ चीज़ें अभी तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी है और कुछ साबित हो रही है। इसी के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि करप्शन इनके लिए एलर्जी है या करप्शन के जो है ना उनके लिए एक रेड लाइन है, उन्होंने ये ऐलान किया है। ये भी आपको बताएंगे। इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है, ये आपको बताएंगे क्या आया वाकई मरियम नवाज साहिबा के लिए करप्शन जो है ना एक रेड लाइन है, या उन्होंने जो है ना अपने तारीख को वो भूल चुकी है, उनको अपने तारीख के हवाले से इल्म नहीं है, या उनको अपने ख़ानदान की तारीख के हवाले से कुछ इल्म नहीं है। इसी के ऊपर बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्म 45 के अंदर तब्दीली की जा रही है। काफ़ी लोग ये दावा कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि कहाँ पे फॉर्म 45 के अंदर तब्दीली की जा रही है और ये दावा आखिर किसने किया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि काजी फायज ईसा साहब के जो एक मजहबी फैसले पर जो लोगों का रद्दअमल आया है, और बिलखुसूसन उलमाए किराम की तरफ से जो रद्दअमल आया है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसी के हवाले से भी अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं, और इस डिटेल को हर हाल में समझना है क्योंकि ये एक मजहबी मामला है और पाकिस्तान के अंदर मजहब के हवाले से कुछ भी हो सकता है, तो इसी के ऊपर भी बात करेंगे। इसी के हवाले से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है। सबसे पहले आते हैं और आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था, उन्होंने जेल से पहले जो कुछ कहा था और जेल के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो सब कुछ जो है ना दुरुस्त साबित हो रहा है, और कुछ चीज़ें जो ना अभी दुरुस्त साबित हो चुकी है और कुछ साबित हो रही है। ऐसे उन्होंने कहा था कि वो, और ये बार बार वो कहते थे कि ये नूरा किश्ती खेलते हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ना नूरा किश्ती खेलते हैं, और साबित भी हुआ है कि वो उन्होंने जो ना नूरा किश्ती खेली है। इसी जो ना अभी जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, इसी के बाद ये सब चीज़ें साबित हो रही है। और बार बार वो ये भी कहते हैं कि ये दोनों जो है ना एक सिक्के के दो रुख हैं, वो भी साबित हुआ है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ इल्ज़ाम लगाए थे और जरदारी साहब ने भी लगाए थे। नवाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब पर के जरदारी और इमरान खान साहब जो है एक सिक्के के दो रुख हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ एक जैसे हैं और ये मिलकर सब कुछ करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो कहा हुआ है वो सच साबित हुआ है, और जो है ना अब मज़ीद भी सच साबित होंगे। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने एक शिकवा भी किया है, और इंटरेस्टिंग बात यह कि शिकवा उन्होंने उस वक्त किया जब वो चलते हुए उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने जो शिकवा किया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को तो हमने कहा था, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी सच साबित हो गई है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और ये अब इकट्ठे हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक जैसे उन्होंने बंदर बांड की हुई है, और ये बारी बारी जो है ना पाकिस्तान पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, और ये बारी बारी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। उन्होंने सुबह भी आपस में उन्होंने बांटे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कम्प्लीटली नाकाम हो चुके हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा को वो कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया गया है, और सिंध जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया है, और जो है ना बलूचिस्तान के अंदर जो है ना ये खुलीजन ये हुकूमत बनाएंगे, कोलिएशन हुकूमत की तरफ ये जाएंगे, महलूत हुकूमत की तरफ ये जो बलूचिस्तान के अंदर ये जाएंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा इनकी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी। आगे आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऑफ़र किया है कि 2 साल आप वज़ीर-ए-आज़म जो है ना अपना बना दें, और 3 साल जो है हम अपने वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। यानी यहाँ पे भी इमरान खान साहब की वो बात सच साबित हो गई है कि ये आपस में जो है ना पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, और जो है ना मिलजुल कर जो है ना ये डिसाइड करते हैं कि कौन कितने अरसे तक किस इलाके पर हुक्मरानी करता है और कौन कितने इलाके में। ये जो है ना उन्होंने उनको ये ऑफ़र दी थी कि पहले 3 साल जो है ना आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म होगा, और आखिरी 2 साल जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये डिसाइड किया था कि आखिरी 2 साल में जो गाली पड़ने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़े और वो इससे बच जाए। लेकिन
زرداری صاحب کو یہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے بہت عقلمندی سے کام لیا اور اپنے آپ کو اس گالی سے بچا لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن صرف وہ حالات دیکھتے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تو وہ ووٹ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو کریں گے وزیر اعظم کے لیے، اور وہ یہ جو ان کے ساتھ دیں گے یہ غیر مشروط طریقے سے یہ ان کے ساتھ دیں گے، یعنی کسی قسم کا شرط انہوں نے نہیں رکھا، لیکن حکومت کا حصہ بننے بغیر یہ نہیں رہ پائیں گے۔ اگر حالات بہتر ہو گئے تو یہ ہر حال میں حکومت کا حصہ بن جائیں گے۔ انہوں نے صرف اس بات کی شورٹی لینی ہے کہ اور گارنٹی بھی لینی ہے اس بات کی، ان کو یقین دہانی چاہیے کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر پائے گی۔ ابھی انہیں شک ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، کیونکہ عوام کا اور جو عوام کا رد عمل اس حکومت کے حوالے سے آئے گا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ آخری حد تک جا چکے ہیں۔ اسی حکومت کے اندر جو ہے نا اسی الیکشن کے اندر انہوں نے جتنی دھاندلی ہو سکتی تھی انہوں نے کی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اب شک ہے کہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی، اور یہ حکومت جو ہے نا عوامی احتجاج اور عوامی رد عمل کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی مزید ان کو یہ بھی شک ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا دنیا بھی تسلیم نہیں کرے گی، اور پاکستان کے انتخابات جو ہے نا اپنی کریڈیبلٹی پہلے سے کھو چکی ہے، اور اب مزید جو ہے نا اسی کے اوپر کوئی بندہ جو ہے نا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جتنی دھاندلی ہوئی ہے یہ تاریخ کی دھاندلی پاکستان کے انتخابات کے اندر ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس کے اوپر بہت سے مقدمات ہوئے ہیں، اس کے پارٹی کرائسس میں ہیں، اس الیکشن میں بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کا بالکل انہوں نے ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت سوٹیبل اور جو ہے نا بہت اچھا موقع تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے اور ان کے ساتھ حکومت بنا لیتے، عمران خان صاحب جیل سے بھی باہر آ جاتے اور ان کے باقی جتنے بھی پرابلم تھے وہ بھی حل ہو جاتے، اور کچھ نہ کچھ عرصے بعد وہ اقتدار میں بھی آ جاتے، کہیں نہ کہیں پہ ان کو اقتدار بھی مل جاتی، لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹکرا دی اور اقتدار کو بھی انہوں نے ٹکرا دیا۔ لیکن اپنے موقف کے اوپر بھی اب بھی عمران خان صاحب کھڑے ہیں، اور وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ کسی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ کسی ڈیل کی موڈ میں ہیں، اور وہ جو نا اب جو شروع میں ان کا جو موقف تھا وہ ابھی بھی اسی موقف کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے CNN کی ایک رپورٹ جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس میں کچھ الفاظ جو نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ حیران کن ہے۔ یہ CNN کے رپورٹنگ کے کچھ جملے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر آخر کیا ہے۔ یہ CNN رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک الائنس حکومت بنانے جا رہا ہے، اور یہ حکومت عمران خان کی اگینسٹ بنانے جا رہی ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ کہ یہ الائنس حکومت بن رہی ہے، اور یہ حکومت بن کس کے خلاف رہی ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہیں۔ یہ حکومت عمران خان صاحب کی اگینسٹ بنانے جا رہی ہے۔ ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز کا نام انہوں نے دیا ہے، یعنی یہ خاندانی پارٹیز ہیں، یعنی موروثی پارٹیز ہے جو پاکستان کے اوپر کچھ عرصے سے یہ حکومت کر رہی ہے، ایک اتحادی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو پاور سے باہر رکھنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ CNN کی رپورٹ ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑی زبردستی کے ساتھ جیل میں ہونے کے باوجود زیادہ تر سیٹیں جیتی ہے ملک کے اندر کنٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں، یعنی یہ الیکشن انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کنٹروورشل الیکشن تھا، لیکن اسی کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے جو ہے نا الیکشن جیتا ہے اور بہت اچھا پرفارم انہوں نے کیا ہے۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ یہ لوگ ملک کو دوبارہ لوٹیں گے جس طرح پہلے انہوں نے لوٹا تھا۔ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی ہے، اور پبلک نے ووٹ اتنا ڈال دیا تھا کہ ابھی تک حساب کتاب سیدھا نہیں ہو رہا ہے، اور جو بیچارے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں ان کا حساب کتاب بہت زیادہ کمزور ہے، یعنی ایک طرف کے ووٹ زیادہ کرتے ہیں تو دوسری طرف کے کم ہو جاتے ہیں، دوسری طرف کے زیادہ کرتے ہیں تو دوسرے سائڈ کے کم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اگر صوبائی اسمبلی کے زیادہ کرتے ہیں تو وہاں پہ قومی اسمبلی کے کم پڑ جاتے ہیں، قومی اسمبلی کے بڑھا دیتے ہیں تو صوبائی اسمبلی کے کم پڑ جاتے ہیں، تو بہت زیادہ مشکل میں ہے یہ لوگ۔ اور جو فارم 47 انہوں نے جاری کیا تھا، اس کو فارم 45 کے ساتھ کیسے میچ کرنا ہے، اہم سردرد ان کے لیے یہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس جگہ پر اگر کوشش کرے تو وہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر اتنے ووٹ نہیں پڑے ہیں جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جتنے رد و بدل کیا وہاں پہ بھی بہت زیادہ مسائل ہے، یعنی عجیب و غریب قسم کی غلطیاں، لیکن ایک جھوٹ بولنے کے لیے کہتے ہیں کہ بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔
नया IM 45 इनके लिए सरदर्द बन गया है, अब उनको समझ नहीं आ रही है। कुछ जगहों पर कौमी असम्बली के, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ जगहों पर कौमी असम्बली के वोट बढ़ते हैं तो कुछ जगहों पे सूबाई असम्बली के। कामरान बंग साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि ये कामरान बंग साहब लिखते हैं और आप जानते भी हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये वज़ीर तालीम थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने लिखा कि अब ये लोग फॉर्म 45 को तब्दील कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन के आपस में देखा है कि बोरिया बंद पड़ी हुई है और फॉर्म 45 वहाँ पे फेंके हुए हैं। मैं DRO से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाया है, यानी जो फॉर्म 45 वहाँ पे पड़े ये ज़ाया हो चुके हैं या उन्होंने ज़ाया कर दिए। मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत अहम इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, ये आप लोगों के सामने रखते हैं। और हैरानकुन भी इसलिए है कि मरियम नवाज साहिबा ने वो बात की है जो वो उनके बिल्कुल आप ये समझ लें कि उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ है, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है या उनके किरदार के ख़िलाफ़ है। मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया, इस पर मैं बात करूँगा। उन्होंने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। करप्शन क्या है? उनकी रेड लाइन है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे यह है कि उनकी किस किस्म की ये रेड लाइन उनके लिए हो सकते हैं, क्योंकि करप्शन जो है ना, उन्होंने फिर मजीद कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा। जब तक मरियम नवाज साहिबा इस सीट पर बराजमान रहेगी, यानी ये पहले खातून होगी पंजाब की वज़ीर आला, जब तक ये इस सीट के ऊपर होगी, हम इसी को ये करप्शन के जो दास्तान है इनको याद कराएंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह ये करप्शन किया है। क्योंकि ये पहले खातून वज़ीर आला आ रही है पंजाब में, हम इनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात में जहन में याद रखनी है कि ये जो छुरी के वोट के ऊपर आ रही है, क्योंकि वो जो इनको जितवाया गया है इतना वोट इनको नहीं पड़ा है। जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा था वो भी इन्हीं के पल्ले में डाल दिया गया है। ये चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है। लेकिन एक चीज़ ये भी जहन में रखनी है कि उन्होंने करप्शन को रेड लाइन कहा है, और करप्शन जिन्होंने इनको रेड लाइन कहा है तो कम अज़ कम इनको ये पता या इनको ये इल्म होना चाहिए कि इनके वालिद ने जो है ना अपार्टमेंट लंदन के अंदर जो है ना अपार्टमेंट कैसे बनाई है। इसको ये भी पता होना चाहिए कि पानामा का जवाब क्या है। इनको ज़रूर इसका भी इल्म होना चाहिए कि इनके चचा और इसके ख़ानदान के अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आए हैं। कम से कम इनको इतना पता होना चाहिए कि इनके चपड़ासी और इनके पास जितने बाकी ड्राइवर हैं इनके अकाउंट्स में इतने अरबों और खरबों रुपए कहाँ से आए हैं। जिसकी करप्शन रेड लाइन है, इनको ये भी इल्म होना चाहिए कि लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी इनके कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इनको ये भी इल्म होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी किस किस जगह पे है। हुदैबिया पेपर के अंदर क्या हुआ था, तौफीक में क्या हुआ था, लाजीजिया में क्या हुआ था। इस ख़ानदान की जो करप्शन की कहानी है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं छपी बल्कि पूरी दुनिया में इनकी करप्शन की दास्तान छपी हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन किराम इसके अंदर ये है कि कहीं पे भी उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है कि उन्होंने करप्शन नहीं की है। अगर ये बाहर निकले भी उनके एसेंस से है तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे बाहर निकल चुके हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अहम जो है ना ये उनके लिए एक लम्हा प्रक्रिया भी है कि आखिर ये करप्शन को किस तरह रेड लाइन कहती है। इनकी तारीख़ को इनको अपने ख़ानदान की तारीख़ भी देखनी चाहिए कि करप्शन के हवाले से इनके ऊपर कितने कितने एलिगेशन लगे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है ना इनका जो सेटलमेंट हुआ भी है तो ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ। जिस तरह जरदारी साहब का जो है ना टेक्निकल ग्राउंड पे वो बाहर निकल चुके हैं, इसी तरह ये ख़ानदान भी टेक्निकल ग्राउंड पे जो है ना करप्शन से बाहर निकल चुकी है। अब आते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो ख़बर है, और ये ख़बर जो है ना कुछ दिनों से बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल रही है। एक मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसकी वजह से ये ख़बर आग की तरह फैलते जा रहे हैं। ये फ़ैसला तो 6 फरवरी को आया था। जो लोग अदालत से रिपोर्टिंग करते हैं उनको अंदाज़ा था 6 फरवरी से, लेकिन उन्होंने जो है ना एक मजहबी और एक हसास मामला था तो इस वजह से उन्होंने जो है ना डिटेल फ़ैसले का इंतज़ार किया। और जब डिटेल का फ़ैसला आया तो उसके बाद उन्होंने ये इसको रिपोर्ट कर दिया, और जो है ना मुकम्मल फैसले आने तक उन्होंने इंतज़ार किया। लेकिन इसके जब ये मुकम्मल फैसला आया तो इसके बाद जो है ना बोचाल आया, और ये एक मजहबी मामला है। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है। कई दर्जन जो है ना उलमाए किराम ने इसी के ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन कुछ जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जिसमें डॉक्टर फरीद अहमद फराचा साहब है जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, वो कह रहा है कि 6 फरवरी को जो फ़ैसला आया है, 3 रुकनी बेंच ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है। फ़ैसला आईन और क़ानून से मुतसादिम है। ये असल में जो मामला था वो तहरीक शुदा कुरान शरीफ का था कि एक अक़लियत कादियानी इसको शाया कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर एक
एक GIT बनी। पंजाब कुरान बोर्ड के लेटर पर एक FIR दर्ज हुई है। कुरान बोर्ड ने लिखकर तहकीक करने के लिए दिया था। ये बात वाज़ेह हो गई थी कि पाकिस्तान की कवानीन की मुखालिफत हुई है और फिर मुलजिम ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी है। और जब केस पाकिस्तान चीफ जस्टिस के पास गया तो न उन्होंने वकला को बोलने की इजाज़त दी और न उन्होंने दलाइल सुने, जैसे कि वो पहले से ये फैसला कर बैठे थे। जैसे कि उन्होंने ये अभी फैसला उन्होंने कहा कि ये आया है कि ये पहले से ये फैसला कर चुके थे। फैसले के कई पहलू बहुत ही काबिल एतराज़ है। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस साहब ने आर्टिकल 20 का हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है, यानी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मगर इस आर्टिकल का आगाज़ इस बात से होता है कि कानून के मुताबिक यानी बेलगाम आज़ादी किसी को नहीं है। अगर किसी को अपने मजहब के आज़ादी भी है लेकिन कानून के दायरे के अंदर है, कानून के दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा कि एक मुतनाज़ किताब है तफसीर सगीर जैसे बैन किया जा चुका है, इसके फैलाने का एक रास्ता खोल दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है ना ये ख़त्मी नबूवत के बरअक्स है, ये पराचा साहब कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान आइन के तशरीह और हिफाजत में नाकाम रहे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम रंजीदा है, 100 साला जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाई, पराचा साहब कह रहे हैं। मजीद आपको बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, वो भी आप लोगों के सामने रखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग के लिए इजाज़त देने का फैसला शरीयत, आइन और कानून के खिलाफ है, जिसको हम अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ऐसा लगता है कि यह फैसला मगरिब की ख्वाहिशात पर किया गया है। फैसले में पेश किए गए कुरान करीम के हवाले से गलत और बदनियानती पर मबनी है, जो इनके शान व नुज़ूल और पस मंज़र से कोई मुताबिकत नहीं रखते। आइमा और हुतबा अपने खुतबों में इस फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जमात उलमा इस्लाम ने कानूनी टीम से मशावरत के बाद इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर करने और इसके खिलाफ फरीक बनने का फैसला किया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के, उनका भी ताल्लुक जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी से है। उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला आईनी शरीयत और कानून के खिलाफ है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम कुरान मजीद की हुर्मत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त व नामूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तानी अवाम और मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो। यानी काफ़ी उलमाए किराम की तरफ से भी रद्दअमल आया है, अवाम की तरफ से भी रद्दअमल आया, लेकिन इसमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि एक मजहबी मामला है और पाकिस्तान के अंदर जो है ना काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि लोग मज़हब को एक डाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जिन जिन लोगों का बिलखुसूसन उलमा को इसी के ऊपर बात करनी चाहिए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।